गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल केमिस्ट्री का क्वांटम चल रही है हम लोगों की, स्पेक्ट्रो चल रही है, और जिसके अंदर हम लोग आज का जो हमारा न्यू टॉपिक है वो है वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ने हैं, उसके अंदर हम टॉपिक पढ़ेंगे जनरल इन्फॉर्मेशन, सेकंड मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, थर्ड सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, फोर्थ हम पढ़ेंगे सिलेक्शन रूल। देखो क्या होता है ना, मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ बहुत अच्छे से कितनी बार कि ऐसे इस तरीके से हमारे इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स होते हैं, है ना, और इनके अंदर छोटे छोटे लेवल्स होते हैं वाइब्रेशनल लेवल, और इनके अंदर रोटेशनल लेवल होते हैं, है ना। तो अगर इन वाइब्रेशनल स्तरों के बीच में ट्रांजिशन होता है तो इसको हम बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, इसको हम कंपन, इनके मध्य में ट्रांजिशन से हमें अगर स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है तो इसलिए इसे हम कह देते हैं, क्या कह देते हैं, कंपन स्पेक्ट्रोस्कोपी या वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी कह देते हैं। अब आपको मैं इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ा चुकी हूँ और उसके अंदर मैंने बता दिया है कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, तो हम देख लेंगे इसमें क्या क्या होता है ना। देखिए क्या होता है इसमें, स्रोत के रूप में तो नर्ड्स दीप्तिका को यूज में लिया जाता है, नर्ड्स ग्लोवर को यूज में लिया जाता है, जो कि जर्कोनियम, यट्रियम और इरिडियम की ऑक्साइडों से मिलकर बनी हुई क्या होती है, से बनी हुई एक मिश्रण से बनी हुई एक छड़ होती है ना। उसके बाद इसकी परास देखो, ये जो 0.8 म्यू से लेके 200 म्यू तक के बीच में विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में इसका रेंज आता है, और ये 3 प्रकार के होते हैं, IR के क्षेत्र 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है निकट अवरक्त होता है 0.8 से लेके 2.5 तक का, सेकंड होता है सामान्य अवरक्त जो कि 2.5 से 15 तक का होता है, थर्ड होता है फार अवरक्त या फिर फार इंफ्रारेड होता है 15 से 200 तक म्यू तक का होता है ना। उसके बाद मैंने आपको बताया था सैंपल सेल क्या होता है कि कांच, मैंने आपको पूरा डिटेल बता चुकी हूँ मैं, कांच तथा स्फटिका की कोष्टिका का उपयोग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कांच जो होता है वो खुद क्या करता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है अवरक्त क्षेत्र की, इसीलिए कांच यूज में नहीं लेते हम। NaCl और NaBr मतलब मेटल हैलाइड्स के से बनी हुई कोष्टिका को हम यूज में लेते हैं। उसके बाद सॉल्वेंट के फॉर्म में वैसे तो कोई सा भी सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे नहीं देखा गया है कि बहुत ज़्यादा अच्छा रहा हो, लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग है ना, लेकिन हम लोग फिर भी हम क्या करते हैं, कार्बन टेट्रा एसीटेट, और फिर उसके बाद या फिर हम लोग यूज़ में ले लेते हैं या तो हम लोग यूज़ में लेते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड या फिर कार्बन डाइसल्फाइड को हम यूज़ में ले लेते हैं, है ना। उसके बाद हम बात करते हैं कि कंपन की विधाओं के बारे में हम बात कर रहे हैं कि कंपन की विधाएं क्या होती है ना। तो देखो इसके अंदर क्या होता है, कंपन की विधाएं जो होती है वो हमारे पास 2 प्रकार की होती है, 2 प्रकार की कंपन की विधाएं होती है। पहली जो कंपन की विधा है वो आप लोगों के पास होती है, जो होती है आप लोगों के पास, वो होती है मतलब जिसके अंदर क्या करते हैं आप लोग बॉन्ड को खींचते हैं, मतलब कि तनन तथा बंकन, मतलब स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग, ठीक है ना। पहली होती है स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग होती है, दूसरी आप लोगों के बाद होती है, देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं कंपन की विधाएं, मोड्स ऑफ वाइब्रेशन के बारे में हम बात कर रहे थे। तो मोड्स ऑफ जो वाइब्रेशन होते हैं, देखिए मोड्स ऑफ जो वाइब्रेशन होते हैं वो आप लोगों के पास कौन कौन से होते हैं, देखना एक बार। मोड्स ऑफ वाइब्रेशन के बारे में अगर हम बात करें, कंपन की विधाओं के बारे में अगर हम बात करें, तो कंपन की विधाएं जो होती हैं वो 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है स्ट्रेचिंग, दूसरी होती है आप लोगों के पास बेंडिंग, ठीक है ना। स्ट्रेचिंग होती है एक तो होती है हमारे पास स्ट्रेचिंग, दूसरी जो कंपन की विधा है वो हमारे पास होती है बेंडिंग, ठीक है ना, ठीक है ना। देखो स्ट्रेचिंग जो होती है वो होती है हमारे पास 2 प्रकार की, जो हमारे पास होती है, एक तो होती है सिमेट्रिकल, दूसरी होती है हमारे पास असिमेट्रिकल, ठीक है ना। अगर आपके पास सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग है ना, तो इसमें क्या होता है, देखो ये बॉन्ड है आप लोगों के पास, ये हाइड्रोजन या फिर कुछ भी एटम जुड़ा हुआ है यहाँ पे, है ना। तो क्या होता है इसके अंदर, देखो अगर ये दोनों बॉन्ड एक साथ अंदर जाते हैं, एक साथ छोटे होते हैं, है ना, या फिर एक साथ बड़े होते हैं, है ना, एक साथ छोटे होते जाते हैं और एक साथ अगर बड़े होते जाते हैं तो इसको बोलते हैं हम सम्मित तनन, हम इसको बोल देते हैं। दूसरी हमारे पास हो जाती है, कौन सी हो जाती है, असिमेट्रिक या फिर असम्मित जिसको बोला जाता है। उसके बाद हम बात कर रहे थे किसके बारे में, एक होती है असिमेट्रिक या फिर असम्मित तनन जिसे हम कहा जाता है। इसके अंदर क्या होता है कि देखो ये हमारा एटम है, इससे दूसरा एटम जुड़ा हुआ है ना, एक इस तरफ जा रहा है, मतलब एक तो कम हो रही है, एक की लेंथ कम हो रही है, दूसरी की लेंथ बढ़ रही है,
ठीक है ना, इस तरीके से होता है। और या फिर इसकी लेंथ कम हो रही है और दूसरी की लेंथ क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो क्या हो गया, एक छोटा हो गया और एक बड़ा हो गया। तो इस प्रकार के तनन को हम बोलते हैं असिमेट्रिक या फिर असममित तनन हम इसको बोलते हैं। दूसरी है हमारे पास बेंडिंग। बेंडिंग जो होती है वो हमारे पास दो प्रकार की होती है। बेंडिंग के अंदर एक तो होती है एक ही प्लेन के अंदर, मतलब ये एक ही सरफेस में होती है। दूसरी होती है जो कि एक ही प्लेन में नहीं होती, जो कि प्लेन चेंज करती है ना। दो प्रकार की होती है। तो एक तो हो गई तल में, एक तो हो गई एक ही प्लेन में, दूसरी हो गई तल के बाहर। ठीक है ना, एक तो तल में हो गई, दूसरी हो गई तल के बाहर। अब जिनके बारे में हम तल के अंदर बात कर रहे हैं, तल के अंदर होती है दो प्रकार की। तल के अंदर दो प्रकार की होती है, एक तो होती है सीजरिंग, सीजरिंग होती है, और एक तो सीजरिंग होती है। देखो मैं आपको यहाँ बता, सीजरिंग के अंदर क्या होता है, देखो कि जैसे ना ये है ना, ये कैंची के फॉर्म में हो गया हमारे पास। तो देखो क्या है, कैंची कैसे चलती है, ऐसे चलती है। तो सीजरिंग में ये मॉलिक्यूल है, दो एटम जुड़े हुए हैं, ये एक दूसरे के ऐसे पास जा रहे हैं और ऐसे दूर जा रहे हैं, ये सीजरिंग हो जाती है। एक बार मैं आपको पीपीटी में दिखा देती हूँ। देखो क्या हो रहा है, देखो पहली जो है वो सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग है ना। दूसरी जो है आप लोगों के पास, पहली जो है वो सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग है ना, दोनों साथ साथ बढ़ रहे हैं। ये दूसरी है असिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। तीसरी है, ये है आप लोगों के पास सीजरिंग। सीजरिंग ये कैंची की तरह चल रही है। और दूसरी है आपके पास रॉकिंग। रॉकिंग होती है, रॉकिंग के अंदर देखो क्या होता है, देखो रॉकिंग जो होती है, देखो सीजरिंग में ऐसे ऐसे जा रहे थे है ना, रॉकिंग में ऐसे ऐसे जाते हैं, कार के वो होते हैं ना स्लाइडर्स, वैसे रॉकिंग के अंदर ये ऐसे ऐसे घूमते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं वैगिंग की बात कर रहे हैं, और दूसरी हमारे पास हो जाएगी, एक हो जाती है हमारे पास ट्विस्टिंग की बात कर रहे हैं। देखो वैगिंग और ट्विस्टिंग में क्या होता है कि जो वैगिंग है, वैगिंग के अंदर तो ऐसा होता है कि देखो वैगिंग के अंदर ये दोनों हैं आपके पास, ये दिख रहा है, दोनों के दोनों एक साथ ऊपर गए है ना, ये वैगिंग है। दोनों के दोनों एक साथ नीचे गए, ये वैगिंग होती है ना। और उसके बाद बात की जाए, वैगिंग के बाद हो जाती है आपके पास, वैगिंग के बाद आपके हो जाती है ट्विस्टिंग। ट्विस्टिंग की होती है, देखो ट्विस्ट होना, एक नीचे एक ऊपर, ठीक है ना, ये नीचे गई ये ऊपर गई, फिर ये ऊपर गई ये नीचे गई, ये हो जाती है आप लोगों के पास ट्विस्टिंग है ना। तो ये मैंने आपको कंपन की विधाएं बता दी। अब आप लोग सोच रहे होंगे क्या बता दिया, क्या होता है ना कि देखो कंपन स्पेक्ट्रोस्कोपी जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, उसमें क्या होता है, बंध में कंपन होता है। तो बंध में कंपन होगा तो बंध मूवमेंट करेगा, ये मॉलिक्यूल है, ये एटम है और ये बंध है, ये मूवमेंट कर रहा है। तो वो किस प्रकार से मूवमेंट कर रहा है वो मैंने आप लोगों को बताया, इसको हम बोलते हैं कंपन की विधाएं है ना। इसके बाद हम बात करते हैं, देखो ये भी मैंने पूरे ये पीपीटी में आप लोग डायग्राम्स देख लो। उसके बाद हम बात करते हैं कि भाई कंपन की विधाओं को कैलकुलेट कैसे किया जाए, कंपन की विधाओं को किस प्रकार से हम मान कंपन की विधाओं के निकाल सकते हैं है ना। तो इसके लिए फॉर्मूलेज होते हैं। देखो क्या करना है आप लोगों को, कोई भी अगर एटम है, कोई भी हमारे पास एटम नहीं, कोई भी हमारे पास मॉलिक्यूल है, कोई भी मॉलिक्यूल है वो 3D मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट तीनों दिशाओं में गति कर सकता है, तीनों ही दिशाओं में गति कर सकता है। और अगर वो कोऑर्डिनेट तीनों ही दिशाओं में गति कर सकता है तो उसके लिए हम तीन दिशाओं के लिए 3 डायमेंशन के लिए 3 लिख दें, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उसके अंदर, नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं उससे इस 3n को क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें है ना। तो ये है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मोड्स। टोटल नंबर ऑफ मोड्स हम इसे कहते हैं, कितने, 3 दिशाओं में 3 निर्देशांकों में n नंबर की संख्या में एटम क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं है ना। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि हमें तो सिर्फ कंपन की विधाएं निकालनी है, ना कि टोटल विधाएं निकालनी है ना। तो कंपन जो टोटल विधाएं जो होती है ना 3n, वो 3 चीज़ों से मिलकर बनी होती है। किन किन से, एक तो इलेक्ट्रॉनिक, मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉनिक स्तर होता है, एक तो इलेक्ट्रॉनिक, दूसरी होती है कंपन और तीसरी होती है आपके पास घूर्णन। इन तीनों विधाओं से ये मिलकर बनी होती है ना। तो अगर आपको कोई कह दे कि आपको कंपन की विधाएं निकालनी है, कंपन की विधाएं निकालनी है तो इनको इधर ले जाओ, तो आप क्या करोगे, 3n माइनस आप कर दोगे कौन सी, एक तो इसको ट्रांसलेशनल बोलते हैं है ना, तो एक तो ट्रांसलेशनल, फिर उसके बाद साथ में हम घूर्णन वाली को भी जोड़ देंगे तो रोटेशनल। हमें ये किसके बराबर मिल जाएगी, वाइब्रेशनल के बराबर मिल जाएगी, वाइब्रेशनल मोड के आपको बराबर मिल जाएगी है ना। ये आपके पास फॉर्मूला हो गया किसका,
किसका फॉर्मूला हो गया, कंपन की विधाएं निकालने का। ये टोटल विधाएं थी, टोटल में से हमने इलेक्ट्रॉनिक वाली को रोटेशन वाली को घटा दिया तो हमें कंपन की विधाएं मिल गई। उसके बाद अगर कोई आपके पास मॉलिक्यूल जो है वो नॉन लीनियर है ना, मतलब वो प्लेन में नहीं है, मतलब प्लेन में नहीं है, नॉन लीनियर है। लीनियर तो होते हैं ये लीनियर है, H यहाँ पे है, Cl यहाँ पे है, ये लीनियर है, लेकिन लीनियर नहीं है। तो लीनियर नहीं होने पर कंपन की विधाएं हो जाएगी 3n माइनस ये भी 3 और साथ में ये भी 3, तो मतलब ये हो जाएगी आपके पास 3n माइनस 6। ये हो गया आपके लिए नॉन लीनियर के लिए। उसके बाद अगर आप बात करते हो लीनियर मॉलिक्यूल के, लीनियर मॉलिक्यूल होते हैं जैसे HCl हो गया, CO2 हो गया, अगर इनकी आप बात कर रहे हो लीनियर मॉलिक्यूल की, तो वहां पर एक रोटेशनल विधा कम उपस्थित होती है। क्यों? क्योंकि देखो अगर ये XY है ना, तो ये कैसे मूवमेंट कर सकता है, या तो ये ऐसे ऐसे घूमेगा, देखो, या तो ये ऐसे ऐसे घूमेगा, देखो ये ऐसे ऐसे घूमेगा, है ना, एक तो ये गति कर सकता है, ये दूसरी गति ये कौन सी कर सकता है, ये ऐसी ऐसी गति कर सकता है ना, तीसरी कोई और गति कर नहीं रहा, अपनी दिशा कहीं जेड डायरेक्शन, देखो ये तो हो गया इसका एक्स की दिशा में मूवमेंट है ना, ये वाई की दिशा में हो गया, जेड में तो जा ही नहीं रहा, तो जेड वाला इसमें नहीं मिलता है ना। ये तीन किससे मिलके बनी है बताएं, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड में, तीनों से मिलके बनी है। ये भी तीनों से मिलके बनी है, एक्स वाई जेड तीनों से मिलके बनी है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है 3n माइनस, ट्रांसलेशनल तो वही रहती है 3, लेकिन रोटेशन सिर्फ और सिर्फ x और y में होता है, z में नहीं हो पाता, तो 2 हो जाती है। मतलब हमें मिल जाती है ये 3n माइनस 5 के बराबर मिल जाती है। n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, नंबर ऑफ एटम्स है जो कि किसी कंपाउंड में उपस्थित हो गए, है ना। तो ये हो गया आप लोगों के पास। उसके बाद हम बात करते हैं कि उसके बाद बात करते हैं जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊँ आप लोगों को कि भाई अमोनिया बोल दिया, कंपन की विधाएं बताओ, तो 3 इंटू 4, 3 और 1 4 एटम है ना, माइनस लीनियर नहीं है तो 6, 4 3 12 माइनस 6 कितनी हो गई 6, इसकी कंपन की विधाएं हो जाएगी 6 आप लोगों के पास, है ना। उसके बाद हम बात करते हैं कि उसके बाद हम बात कर रहे हैं सरल आवृत दोलन के बारे में बात कर रहे हैं, है ना, कि भाई सरल आवृत दोलन क्या चीज़ होती है। देखो क्या होता है कि ना हम बॉन्ड को मानते हैं, बॉन्ड जो हमारा जो होता है ना, जो भी हमने बॉन्ड को क्या माना है, हमने बॉन्ड को एक स्प्रिंग के फॉर्म में माना है ना। तो अगर बॉन्ड हमारा एक स्प्रिंग के फॉर्म में हमने मान लिया तो वो स्प्रिंग की ही प्रकार की गतियाँ करेगा, है ना, और स्प्रिंग प्रकार की ही गति करेगा। और स्प्रिंग कैसी होती है, स्प्रिंग को आप कितना ही खींच लो वो नहीं टूटेगी, ऐसा माना है इन्होंने यहाँ पर कि भाई स्प्रिंग जो है वो नहीं टूटेगी। तो मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास, स्प्रिंग को आप कितना ही खींच लो, उनके बीच में बॉन्ड को इन्होंने स्प्रिंग के रूप में माना है ना, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में, और कहा है कि भाई बॉन्ड को कितना ही खींच लो वो स्प्रिंग है वो नहीं टूटेगी। तो ये मान के इन्होंने कॉन्सेप्ट मान के इन्होंने चीज़ें सॉल्व की है। तो हम इसका एक ना डेरिवेशन देखते हैं कि क्या होता है इसके अंदर, है ना। देखो क्या होता है कि अगर हम देखिए, अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, हम लोग सरल आवृत दोलन के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। सरल आवृत दोलन में इन लोगों ने क्या माना, देखो एक चीज़ इन्होंने मानी कि देखो हम पढ़ने जा रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं हम, सरल आवृत दोलन पढ़ रहे हैं, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर पढ़ रहे हैं, है ना। इसमें इन्होंने क्या माना कि भाई जो बॉन्ड है वो नहीं टूटता है, इन्होंने ये माना, है ना। और इन्होंने ये कहा कि भाई है ना स्थायित्व क्या चीज़ होती है, कोई भी बंध कब बनता है, इन्होंने ये बात कही कि देखो क्या होता है कि नाभिक के अंदर, एक बार ध्यान रखना, किसी भी एटम के अंदर एक तो पॉजिटिव चार्ज है नाभिक का और इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज है, सेम इस नाभिक में है, इस एटम में है पॉजिटिव चार्ज है, साथ में इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज है ना। तो देखो ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे, है ना, ये पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, है ना। तो अगर हम चाहते हैं कि इन दोनों एटम के मध्य में बंध बन जाए, तो बंध बनने के लिए हमें क्या चाहिए, बंध बनने के लिए हमें चाहिए कि इसका जो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन है ना, और साथ में इसका जो नाभिक न्यूक्लियस रिपल्शन जो है वो हमारे पास कम हो जाना चाहिए, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन से हमारे पास कम हो जाना चाहिए। जब ये कम हो जाएगा तब ही हमें क्या मिलेगा, बंध बन जाएगा, है ना। मतलब कम हो जाना चाहिए, मतलब कहने का मतलब ये नहीं है कि कम हो जाना चाहिए, मतलब ये ज़्यादा नहीं रहना चाहिए और ये दोनों बराबर हो जाने चाहिए। जिस वक्त में ये बराबर हो जाएंगे ना, जिस वक्त में ये बराबर हो जाएंगे तो एक ऐसे डिस्टेंस आएगी, एक फिक्स डिस्टेंस आएगी जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को बराबर हो जाएंगे। तो ना तो रिपल्शन होगा ना अट्रैक्शन होगा, ये एक फिक्स जगह पे ऐसे जुड़ जाएंगे, समझे, एक एटम में इस तरीके से जुड़ जाएंगे। अगर देखो अगर ये ज़्यादा हो गया, अगर ये वाला मान ज़्यादा हो गया तो ये एकदम एक दूसरे में घुस जाएंगे इस तरीके से, है ना। लेकिन अगर ये दोनों का मान, अगर इसका मान ज़्यादा है ना, रिपल्शन ज़्यादा है तो बॉन्ड बनेगा ही नहीं, दूर दूर रहेंगे। लेकिन अगर दोनों का मान बराबर है ना,
बराबर है, तो हमने क्या माना है, हमने माना है कि भाई ये इस तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं किसी फिक्स डिस्टेंस पे। वो फिक्स डिस्टेंस है, वो इनको क्या कर रही है, दोनों को बराबर रख रही है, मतलब इक्विलिब्रियम डिस्टेंस उसको मैं साम्यावस्था दूरी में बोल सकती हूँ। तो माना कि ये दूरी ये है आर इक्विलिब्रियम साम्यावस्था दूरी है। क्लोरीन चूंकि बड़ा होता है, भारी होता है, इसलिए वो मूव नहीं कर रहा है, फिक्स रह रहा है। और हाइड्रोजन है वो यहाँ से यहाँ दूर दूर घूम रहा है, नाच रहा है ना। तो हम क्या बात कर रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी एनर्जी बढ़ती जा रही है, इसकी बात इन्होंने की है। उसके बाद इन्होंने बंध को क्या माना है, स्प्रिंग जैसा माना है। अगर चूंकि बंध को स्प्रिंग जैसा माना है तो स्प्रिंग पर प्रत्यानयन बल काम करता है, रिफॉर्मेंस की रिस्टोरिंग फोर्स जो होता है, रिस्टोरिंग फोर्स जो होता है वो काम करता है ना, प्रत्यानयन बल काम करता है। प्रत्यानयन का बल का मान होता है F बराबर माइनस के आर माइनस आर ई के बराबर हो जाता है ना। आर ई ये डिस्टेंस है जो इनके बीच में है ना। तो हम क्या करते हैं, K जो है वो हमारे पास फोर्स कांस्टेंट है, उसके बाद RE जो है वो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होती है, उसके बाद इनकी एनर्जी जो होती है प्रत्यानयन इसके आधार पर स्प्रिंग के लिए जो एनर्जी होती है वो होती है E इक्वल्स टू 1/2 K आर माइनस आर ई का स्क्वायर हमारे पास हो जाती है ना। उसके बाद चूंकि हम स्पेक्ट्रो पढ़ रहे हैं तो हम तरंग आवृत्ति मतलब कंपन आवृत्ति निकालेंगे। तो कंपन आवृत्ति का जो मान होता है वो हमारे पास बराबर होता है ओमेगा, बराबर होता है 1/2 पाई रूट के बाय म्यू के, आपको बराबर मिल जाता है कंपन आवृत्ति का मान। और अगर हम तरंग संख्या निकालना चाहते हैं तो तरंग संख्या के लिए हम इस आवृत्ति में सी का भाग दे देंगे, है ना। तरंग संख्या निकालने के लिए हम इस आवृत्ति में क्या करेंगे, सी का भाग दे देंगे, तो हमें ओमेगा बार मिल जाएगा, ठीक है ना। और कितना मिलेगा ओमेगा बार, इसमें सी का भाग हमें दे दिया, ओमेगा बट्टा सी कर दिया, तो 1/2 पाई सी रूट के बाय म्यू हमको मिल जाएगा, है ना। रूट के बाय म्यू हमको मिल गया, ये हमें मिल गई तरंग संख्या और कंपन आवृत्ति। उसके बाद जब मैंने आपको बताया था जब हम रोटेशनल पढ़ रहे थे कि ऊर्जा स्तर का भी कुछ मान होगा, तो ऊर्जा स्तर का मान कितना होगा, E म्यू इक्वल्स टू हो जाएगा V प्लस 1/2 H म्यू हमारे पास, H ओमेगा हमारे पास हो जाएगा। उसके बाद मैंने आपको ये भी चीज़ बताई थी कि ये जो मान है ये हमारे पास किस में मिला है, जूल में, ठीक है। जूल को अगर आप सेंटीमीटर इनवर्स में परिवर्तित करना चाहते हो तो एच सी का भाग दे दोगे, तो ई म्यू को मैं क्या करूँगी, एच सी से भाग दे दूंगी, तो मुझे V प्लस 1/2 ओमेगा बार मुझे मिल जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स में। तो ये तो हमारे पास क्या हो गई, एनर्जी हो गई, ठीक है ना। और ये कंपन की आवृत्ति, ये कंपन की संख्या हमें मतलब कंपन की तरंग संख्या हमें मिल चुकी है ना, कंपन की। तो ये चीज़ें हैं, इस आधार पर, इन मानों के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, है ना। ये कंपन के लिए ऊर्जा कंपन संख्या हमें मिल चुकी है। अब क्या कर सकती हूँ मैं कि जितने भी ऊर्जा स्तर बन रहे हैं, है ना, ये इलेक्ट्रॉनिक थे, इलेक्ट्रॉनिक के अंदर जितने भी वाइब्रेशनल ऊर्जा स्तर बन रहे हैं उन सभी की ऊर्जाओं को मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ से कैलकुलेट कर सकती हूँ, है ना। तो देखो मैं आपको बता देती हूँ क्या करना है आप लोगों को। देखो तो मैं क्या कर सकती हूँ, देखो ऊर्जा और स्तर के मान यहाँ से निकाल सकती हूँ। तो देखो ऊपर नीचे से लेके ऊपर जाने पर ये वाइब्रेशनल ऊर्जा स्तर मैंने बनाए हैं, है ना, इलेक्ट्रॉनिक नहीं बनाए, सीधा वाइब्रेशनल बनाए हैं। वाइब्रेशनल होते हैं V बराबर 0 से V बराबर 1, V बराबर 2, V बराबर 3 तक चलते रहते हैं, है ना। जब मैं V बराबर 0 मानूंगी तो यहाँ 0 हो गया, या फिर इस वाले को ले लो, है ना, तो ये 0 हो गया, क्योंकि हम तरंग संख्या को ही स्पेक्ट्रम यूज में लेते हैं, कंपन संख्या को ही यूज में लेंगे हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में, तो है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 0 ले लिया तो 1/2 ओमेगा बार हमको मिल जाएगा, है ना। तो इसका मान मिल जाएगा 1/2 ओमेगा बार मिल जाएगा, या फिर इसके आधार पर मुझे कितना मिलेगा मान, 1/2 H ओमेगा मिल जाएगा, ठीक है। ऊर्जा का मान 1/2 H ओमेगा मिल जाएगा। उसके बाद अगर 1 रख दिया तो 3/2 H ओमेगा, तो ये मिल जाएगा मुझे 3/2 H ओमेगा। अगर मैंने 2 मान रख दिया तो ये मुझे मिल जाएगा 5/2 H ओमेगा, तो ये मुझे मिल जाएगा 5/2 H ओमेगा, है ना। अब नोट करने की चीज़ ये है कि अगर आप इन ऊर्जा स्तरों के मध्य का अंतर देखो तो ये मुझे मिल रहा है ओमेगा के बराबर, ठीक है, ओमेगा ये मुझे मिल रहा है H ओमेगा के बराबर, या फिर मुझे मिल रहा है ओमेगा बार के बराबर, ठीक है। और ये गैप भी मुझे मिल रहा है H ओमेगा के बराबर या ओमेगा बार के बराबर मुझे मिल रहा है। इसका मतलब ये कि कंपन की स्पेक्ट्रोस्कोपी में कंपन ऊर्जा स्तरों, वाइब्रेशन ऊर्जा स्तरों के मध्य में गैप जो है वो क्या रहता है, समान रहता है ना। देखो यहाँ पर भी इतना ही मिलेगा, तो समान रहता है। उसके बाद ऊर्जाओं के मान हम इसमें मान रख के पता लगा सकते हैं, हम कंपन ऊर्जा का मान भी निकाल सकते हैं, और दूसरा किसका मान निकाल रहे हैं हम, कंपन संख्या, उसका मान भी हम निकाल सकते हैं, है ना। उसके बाद ये जो मान होता है, जो V बराबर 0 के लिए जो ऊर्जा का मान आता है उसको बोलते हैं हम, जो ऊर्जा का मान हमें मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, जो 0 पॉइंट एनर्जी,
V बराबर 0 के लिए जो ऊर्जा का मान आता है उसको हम बोलते हैं 0 पॉइंट एनर्जी। ठीक है ना, ये आपका फाइनल हो चुका है ना। तो देखो डायग्राम बना रखा है, ये इस तरीके से मिलता है। ये n बराबर 0 है, लेकिन आप v बराबर 0 मानिए, v बराबर 0, v बराबर 1 2 3 4 जाते जा रहे हैं, बीच में गैप आपको h ओमेगा का मिल रहा है, और ये है 0 पॉइंट एनर्जी आप लोगों की। ऊपर बढ़ते बढ़ते आप ये n की जगह v मानना है ना, n बराबर v मान लीजिएगा। ये n जो है वो आपका बराबर लेना है आपको किसके, v के बराबर लेना है, और ये फॉर्मूला लगा के आप लोगों ने इस चीज़ों को सॉल्व किया। उसके बाद हम बात करते हैं वर्ण नियम के बारे में। वर्ण नियम मैं आपको बता चुकी हूँ क्या होता है, वही लिखना है। कंपन संख्या में परिवर्तन डेल v प्लस माइनस 1 होना चाहिए, अतः प्रत्येक कंपन के लिए केवल एक ही बैंड संभव होगा, जिसे मौलिक कंपन बैंड कहते हैं, है ना। v बराबर 0 जहाँ पर फॉलो हो रहा है वहाँ पे हमें एक मौलिक बैंड मिलता है, जिसे लेकिन कंपन बैंड कहते हैं। प्राय अणुओं में कंपन पूर्णतः सरल आवृत गति नहीं होती है, क्योंकि उसमें स्प्रिंग के समय वास्तविक बंध उपस्थित होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि v बराबर अगर हम प्लस माइनस 0 माने तो ओनली 1 ही बॉन्ड मिल सकता है, जबकि ऐसा नहीं होता है, इसमें और भी बैंड हमको मिलते हैं। समझे आप लोग। उसके बाद बात कर रहे हैं हम सेकंड ये कि जहाँ जहाँ पर भी कंपन उपस्थित है द्विध्रुव आघूर्ण में परिवर्तन होना चाहिए। कल मैंने जब आपको बताया था, जब आपको मैंने रोटेशनल पढ़ाई थी, तब मैंने आपको बता दिया द्विध्रुव आघूर्ण निकालना सिखा दिया। किन किन मॉलिक्यूल में द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो भी बता दिया मैंने आपको। तो जिन जिन मॉलिक्यूल में द्विध्रुव आघूर्ण होता है उनमें ये स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, उपस्थित होती है। थर्ड पॉइंट आपका ये कहता है, जो भी है वो ये कहता है कि देखो क्या है, ये मॉलिक्यूल है, ये कंपन कर रहे हैं, है ना। तो अगर आप कंपन स्पेक्ट्रोस्कोपी लेना चाहते हो तो ऑफकोर्स सी बात है आपको ऊर्जा उतनी देनी पड़ेगी जितने में वो कंपन हो जाए, है ना। तो कंपन कराने के लिए या कंपन हो रहे हैं तो कंपन कराने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उतनी, मतलब उतनी कंपन के बराबर विकिरण जो दी जा रही है, कंपन जो हो रहा है उसके बराबर जब विकिरण ऊर्जा होगी तब ही आपको कंपन स्पेक्ट्रोस्कोपी मिलेगी, अदरवाइज आपको कंपन स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं मिलेगी। ध्यान रखना इसमें कंपन हो रहा है, और कंपन होने के टाइम पे कंपन जब विकिरण का मान जो है वो कंपन वाले के बराबर होगा तब ही आपको ये मिलेगी, स्पेक्ट्रोस्कोपी मिलेगी, अदरवाइज ये नहीं मिलेगी। ठीक है ना। उसके बाद एक और चीज़ ध्यान रखना कि भाई है ना, जो पहला पॉइंट है उसको मैं क्लियर कर दूं आप लोगों को कि ये कहने का मतलब ये है कि भाई जब ट्रांजिशन हो रहा है ना, इनके कहने का मतलब ये है कि जो अणु हैं इन्होंने ये माना कि कल आपको याद हो तो मैंने बंध की तीव्रता के बारे में एक बात बोली थी, और बंध की तीव्रता के बारे में मैंने आप लोगों को ये बात बोली थी कि जो बंध की तीव्रता जो होती है वो किस पर डिपेंड करती है, अणुओं की संख्या पर निर्भर करती है ना। अणुओं की संख्या पर किस पर, निम्नतम अवस्था में जितनी भी आपके पास, इसका ग्राफ आपको इस तरीके से मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद इसमें ऊर्जा स्तर मिल रहे हैं, और 1/2 से लेके 1/2 एच ओमेगा से लेके 3/2 एच ओमेगा, 5/2 एच ओमेगा, 7/2 एच ओमेगा, 9/2 एच ओमेगा, इस तरीके से जाते हुए आप लोगों को मान मिल रहे हैं ना। तो मैंने आप लोगों को, मेरे कहने का मतलब ये है, कल आप लोगों को जब मैंने वोल्टर्समान का डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पढ़ाया था, वोल्टर्समान का वितरण नियम पढ़ाया था, तो मैंने उसमें आप लोगों को एक बात बोली थी कि जहाँ जहाँ पर भी अणुओं की संख्या अधिक होगी वहाँ पर हमें क्या मिलेगा, स्पेक्ट्रम अच्छा मिलेगा। और देखो हम भी अपनी ज़िंदगी में क्या चाहते हैं, हम स्टेबिलिटी चाहते हैं, हम स्थायित्व चाहते हैं, और स्थायित्व के लिए ना देखो एक चीज़ आपने कभी सुना है कि ना ज़्यादा इंटेलिजेंट इंसान ना हमेशा गलत डिसीजन लेता है। क्यों? क्योंकि उसका दिमाग ज़्यादा चलता है, ज़्यादा टेढ़ा होता है वो, है ना, तो वो हमेशा रॉन्ग डिसीजंस लेता है। तो वैसा ही है कि अगर आप स्टेबिलिटी चाहते हो ना तो आपको अपनी एनर्जी को थोड़ा सा डाउन रखना पड़ेगा, शांति से सोचकर काम करना पड़ेगा, है ना। तो वैसा ही यहाँ पर है, ज़्यादा स्टेबिलिटी ना, कम ऊर्जा वाले ज़्यादा स्थायी होते हैं, तो कम ऊर्जा के अणु रहेंगे, ठीक है ना, ज़्यादा स्थायी हो गए। इसका मतलब ये, कहने का मतलब ये है कि ये v बराबर 0 है ना, v बराबर 1 है, तो मतलब यहाँ से ही हमको ट्रांजिशन मिलेगा। और वर्ण नियम हमें कहता है डेल वी का मान होता है प्लस माइनस 1 के बराबर होता है ना। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपका ट्रांजिशन हो रहा है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रांजिशन होने पर सिर्फ और सिर्फ एक जो बैंड मिलेगा v बराबर 0 से लेके v बराबर 1 पर जो बैंड आपको मिलेगा उसको बोलते हैं हम मौलिक बैंड या फिर फंडामेंटल बैंड इसको बोला जाता है। और ध्यान रखना कि अगर हम रूल को माने कि डेल वी बराबर प्लस माइनस 0 है तो हमें सिर्फ और सिर्फ एक मिलेगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं है,
यहाँ कुछ नहीं मिलता, सिर्फ और सिर्फ एक फंडामेंटल बैंड आपको लोगों को मिलेगा, एक कंपन के लिए आपको, एक कंपन होने पर आपको एक फंडामेंटल बैंड मिलेगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने इस रूल को माना है। लेकिन और क्यों माना है इन्होंने, ये हमें क्यों मिला था? क्योंकि हमने बॉन्ड को स्प्रिंग के रूप में मान लिया था और स्प्रिंग के लिए हमने ये डायग्राम बनाया था, इसीलिए ये इस तरीके का ग्राफ हमको मिला था। लेकिन वास्तविकता में बॉन्ड ऐसा नहीं होता है ना। वास्तविकता में बॉन्ड एक स्प्रिंग नहीं होता है कि भाई आप कितना ही खींचो नहीं टूटेगा, कितना ही पास ले आओ कुछ नहीं होगा। देखो बंध है, बंध जो होते हैं वो टूटता है, ज़्यादा खींचोगे दूर तक लेके जाओगे तो वो टूटेगा, वो स्प्रिंग की तरह काम नहीं करेगा, है ना। तो बॉन्ड जो है वो स्प्रिंग के फॉर्म में नहीं है। इसका मतलब ये कि जो हम जो पढ़ रहे हैं ऐसे जो, वो अभी पूर्णतः से सही नहीं है, हमें उसके अंदर और मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे। और इस मॉडिफिकेशन के लिए आप अनावृत दोलन या फिर एन हार्मोनिक ऑसिलेटर आप इसीलिए करते हो, जो अब हम आगे पढ़ेंगे, है ना। तो थैंक यू सो मच। आई थिंक आप लोग आपको समझ में आया होगा। और फॉर मोर रेफरेंस आप लोग बुक पढ़ सकते हैं BR पुरी शर्मा एंड MS पठानिया, AS नेगी एंड SC आनंद, कुंदू एन जैन, सुरेश आमेटा, RC खंडेलवाल, आर आमेटा एंड J वर्दिया।